दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम देखिए मिशन सक्सेस 2020 का सीरीज कर रहे थे। वहां पे हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर देख रहे थे जो कि लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई है। चैप्टर फर्स्ट है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख रहे थे पार्ट वन में। यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कंपनी रूल को पूरा कंप्लीट कर लिया है और हमने क्राउन रूल में भी एक एक्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इसके और 3 एक्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम क्राउन रूल को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि और रिमेनिंग हमारे एक्ट्स हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये जो पार्ट है हमारा, इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और पीछे जो पार्ट हमने ऑलरेडी दे दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, तो एक कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। और यहाँ पर देखिए, मैं फिर से एक बार आपसे अपील कर दूं कि आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, हमने कंपनी रूल पूरा कर लिया है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी हो चुका है 1858। यहाँ पे देखिए हमने देखा कि सिपोई म्यूटिनी हुई है। यहाँ पे सिपोई मतलब कि जो सिपाही हैं वो लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स से, उनको हटाना चाहते हैं इंडिया से। और इसके अगेंस्ट फिर जब इनको हरा दिया गया, फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाए थे वो। और अब आगे हम क्या कर रहे हैं, आज हम इन तीनों एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। ये जो तीनों एक्ट आज हम पढ़ेंगे, इनको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे थे, जहां पे ब्रिटिश इंडिया था, यहां पर क्या है कि ब्रिटिशर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं और उसमें कोई भी हेल्प इंडियन से नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये जो 3 एक्ट हैं, यहां पर आप देखेंगे कि ये इंडियंस की मदद लेंगे, क्योंकि सिपोई म्यूटिनी के बाद ये पूरी तरीके से डर चुके थे कि क्या पता अब इनके पास रूल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें आज हम देखिए बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और फिर हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। और ये जो रिमेनिंग जो बात का है हमारा, ये 3 एक्ट, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, जो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। यहाँ पे अगर देखिए हम पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन एक्ट की हम बात करें, तो इसको हम आखिर पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंडियंस को जोड़ा गया, इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा गया। और आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस बाद में जाके पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तक क्या था कि हमने देखा था 1858 में वाइसरॉय कौन बने थे, बताइए? पहले वाइसरॉय बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, लॉर्ड कैनिंग थे। और वो वाइसरॉय अभी भी हैं। 1861 में भी वही वाइसरॉय अभी भी है। और इनके वाइसरॉय बनने पर, क्योंकि इन्होंने सिपोई म्यूटिनी देखी थी, देखा था कि अब इंडियंस विद्रोह करना शुरू कर दिया है इंडियंस ने, तो अब वो क्या कह रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रखा जाए। और रखा ही सिर्फ ना जाए, उनको वो नॉमिनेट भी कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर नॉमिनेट किया इंडियंस को। तो यहाँ पे किसको किसको नॉमिनेट किया, जो काउंसिल बना हुआ था इसमें इंडियंस को इंक्लूड किया गया, इसको एक्सपैंड किया गया काउंसिल को। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस कौन कौन आए थे, देखिए बनारस के राजा थे, फिर महाराजा पटियाला के, और सर दिनकर राव। ये 3 लोग को लॉर्ड कैनिंग ने जोड़ लिया था। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि वायसरॉय के पास बहुत सारी पावर थी, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं। और वो क्या करते थे, वो काउंसिल से हेल्प लेते थे। वो क्या थी, एडवाइजरी बॉडी थी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो मान लीजिए अगर वो एडवाइस ना लेना चाहे कभी, तो उनका मन करेगा कि वो एडवाइस ना लें, तो उस केस में वो इशू करते थे ऑर्डिनेंस को। तो ऑर्डिनेंस क्या है, जो रूल्स
मान लीजिए कि इमरजेंसी केस में लाना चाहता हो कोई, तो उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। जैसे आज के समय में कोविड-19 का चल रहा है समय, इस समय क्या किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन की जो स्टेट गवर्नमेंट यूपी की है, उसने ट्रेड में जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। एमपी ने भी किया है, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट है पंजाब में, वहां पे भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो ऐसे ही जब वॉइसरॉय चाहता था, तो वो इमरजेंसी केस में वो रूल्स ले आता था। और ये जो रूल ये बनाता था, जो ऑर्डिनेंस पास करता था, ये हमेशा के लिए नहीं रहता था, ये सिर्फ 6 महीने के लिए जीवित रहता था। मतलब कि उसकी लाइफ जो ऑर्डिनेंस की होती थी, वो सिर्फ 6 मंथ्स की होती थी। ये चीज आपको क्लियर हो गया है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि इनको काफी ज्यादा पावर थी। इन्होंने क्या किया, और इनके पास बहुत सारे काम भी थे, तो इन्होंने लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। जो इनके काउंसिल थे, काउंसिल में इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस भी अब बनाना शुरू कर दिया। रूल्स एंड ऑर्डर इन्होंने बनाया, लॉर्ड कैनिंग ने, वाइसरॉय ने, कि जो भी बिजनेस हो रहा है, काउंसिल जो बिजनेस कर रही है, वो आसानी से हो पाए। जो भी काम हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड, वो काउंसिल उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और साथ ही साथ कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम अगर हम समझना चाहें, तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? जैसे कि अब मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट में कौन है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो मिनिस्टर्स हैं, वो कैबिनेट में आते हैं, और जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं, जो उनको अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, वो कैबिनेट में होते हैं। तो ये जो कैबिनेट है, वो फिर सबऑर्डिनेट होता है, उनके भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो और ज्यादा टूट जाता है। तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम कहलाता है। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे कैबिनेट, और फिर उसके नीचे मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, या जो आप देखेंगे कि परमानेंट मिनिस्टर होते हैं, जो कि आपका काम देखते हैं, या स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं, जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, कैनिंग ने कब लाया? ये 1859 में ये लाए थे। और इसमें इन्होंने एक एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया था, और काउंसिल के बिहाफ पर ये एक्शन ले लिया करता था। ये डिपार्टमेंट के मैटर में, ये ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल, ये उनको पूरी अथॉरिटी दी जाती थी कि वो गवर्नमेंट के एक्शन को ले सके। यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब यहां पर दूसरा, इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखा कि बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था 1862 में। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि उत्तर प्रदेश के नाम से बाद में जाना गया, ये 1886 में बना। फिर पंजाब में बना, पंजाब का बना था 1897 में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और अभी तक जो आप देख रहे थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इनके पास क्या थे? लेजिस्लेटिव पावर थे, उसको छीन लिया गया था। आपने पिछले स्लाइड्स में देखा है, पिछले लेक्चर्स में देखा है। अब उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब कि पूरा पावर सेंटर के पास नहीं होगा, कुछ पावर नीचे भी जाएगा। मतलब कि अब सिर्फ वाइसरॉय के पास पूरी पावर नहीं होगी। वाइसरॉय क्या करेगा? क्योंकि वो अकेला इंसान है और एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है ब्रिटिश का, तो अब वो अपने पावर्स को सबऑर्डिनेट कर देगा। वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी दे देगा वो रूल बनाए अपने एरिया के लिए, और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी दे देगा कि वो अपने एरिया के लिए रूल्स बनाए। यहाँ पे अगला जो हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 है, ये क्या है? यहाँ पर भी वही सेम चीज आप देखेंगे। यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल देखिए दो प्रकार की थी। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज के डेट में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि हमारा स्टेट है। तो यहां पर ये जो हमारे कैनिंग साहब थे, इन्होंने क्या किया? वाइसरॉय अब कह रहे हैं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, मतलब जो इंडियंस हैं, उनको
अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा जगह थे। तो ज्यादा जगह का मतलब क्या है? अब वो चाहते थे कि किसी किसी को वो अपने हिसाब से वो रखें। तो यहां पर रखने की तो बात हुई, लेकिन सबसे यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम इन्होंने क्या किया, यहां पर लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया, रखा, लेकिन अपनी मेजॉरिटी ये पूरी रखे रहे। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी लोग यूरोपियन ज्यादा थे। मतलब यूरोपियन जो थे वो ज्यादा थे, इंडियंस कम थे। और यहां पर ये चीज हुई कि अब नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन कौन करता था, कौन नॉमिनेट करता था, कौन चुनता था? वॉइसरॉय चुनता था। लेकिन वॉइसरॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चुनता था, लेकिन उसको हेल्प लेनी पड़ती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि बिजनेस देखता था, उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी। और अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, जो कि स्टेट है, स्टेट में क्या होता था? गवर्नर्स नॉमिनेट करते थे इंडियंस को, और यहां पर उनको हेल्प लेना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, म्युनिसिपैलिटीज का, यूनिवर्सिटीज में जो लोग होते थे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, या ट्रेड एसोसिएशंस, या जमींदार और उनके जो चैम्बर्स होते थे। मतलब कि जो जमींदारी जो सिस्टम थी, उसमें जो भी लोग इंपॉर्टेंट थे, वो लोग बताते थे कि किसको नॉमिनेट करना है। तो यहाँ पर अपने अपने चॉइसेस के लोगों को लोग रखना शुरू कर दिए थे। इंडियंस रहते थे वो, लेकिन वो अपने लोगों को ज्यादा प्रेफर करते थे। जो इंडियंस उनको ज्यादा सपोर्ट करते थे, उनको वो हेल्प करना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे देखिए ये भी कर दिया इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी बढ़ा दिए। ऐसे लोगों को जिनको इन्होंने चुना, उनके फंक्शंस इन्होंने बढ़ा दिया। मतलब कि अभी तक देखिए, जो बजट बनता था, जो पैसे से बात होती थी, जो कलेक्शन होता था, उस पे कोई डिस्कशन नहीं होता था। इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इंडियंस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव जो कि लॉस को रन कराते हैं, वो जैसे अभी पुलिस सिस्टम है, वैसे वो अगर मान लीजिए उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर करना है, वहां पर भी इंडियन उनके प्रॉब्लम्स को सुन सकते थे और उस पे सजेशंस दे सकते थे। लेकिन वो अभी भी वोट नहीं कर सकते थे, उनके पास पावर ये नहीं थी। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, इलेक्शन की प्रक्रिया हो रही है। यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये चीज आप समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे पूरी तरीके से इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। अगला जो हमारा एक्ट है, यहां पर आप देख रहे हैं, यह है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, 1909। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। एक और नाम क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आखिर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले जो थे, वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और अभी तक देखिए वॉइसरॉय कौन था? कैनिंग थे। अब यहां से कैनिंग हट गए और लॉर्ड मिंटो आ चुके हैं। और यहां पर अब आपको ध्यान देना है, याद रखना है कि अब वॉइसरॉय मिंटो साहब हैं, इसीलिए इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जा रहा है। यहां पे अब चेंजेस लाए जाएंगे। अब देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहां पर अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर से इंक्रीज किया गया, इंडियंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया। यहां पर क्या हुआ, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यहां पर आप देखेंगे कि पहले 16 लोग थे, 16 इंडियंस थे, सेंट्रल में बढ़ा दिया गया, 60 कर दिया गया। 60 लोग अब भारतीय हो गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन अभी भी एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, अभी भी जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी, वहां पे इंडियंस यूरोपियन से पीछे थे। मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन ज्यादा लोग थे? वहां पे भी यूरोपियंस ज्यादा थे। लेकिन अब यहां पे आप देखेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यहां पर आप देखेंगे कि जो इंडियंस थे, वहां ज्यादा रख लिया गया,
यहाँ पे वो मेजॉरिटी में आ गए, नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजॉरिटी में आ गए, लेकिन इनकी सीट अभी यूनिफॉर्म नहीं थी। अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग अलग सीटें थी, तो ये कंफर्म नहीं था आखिर वो कितना होगा, कितना उसपे कितनी सीटें होंगी, ये चीज कंफर्म नहीं था। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब यहां पर आपने पिछले वाले में देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्यादा पावर दे देगी, उस पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब क्या किया गया, अब इंडियंस क्वेश्चंस भी कर सकते थे। अभी तक वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो प्रॉब्लम को सुनते थे और सॉल्यूशन को सजेस्ट कर सकते थे, और वो यूरोपियंस के ऊपर था कि वो उसको माने या ना माने। और अब बजट के ऊपर वो क्या कर सकते थे, रेजोल्यूशन ला सकते थे। अगर मान लीजिए कोई बजट में उनको लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट वो रेजोल्यूशन पास कर सकते थे। ये चीजें देखिए ज्यादा यहाँ पे आपको इंप्रूव होती हुई इंडियंस के लिए दिखेगी। और क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को जोड़ा गया। जैसे वाइसरॉय और गवर्नर्स के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जो रूल्स को रन कराते थे, जैसे लेजिस्लेटिव तो रूल बना देता था, रूल रेगुलेशन बना देता था, ये अब एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग होते थे, उसमें भी इंडियंस को रख दिया गया। तो यहाँ पे पहले जो इंडियन थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़े गए, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने, यहां पर लॉ मिनिस्टर बने। ये चीज आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो भी चीज मैं बता रहा हूं, इसको आप याद किए रहें और इसको एक आध बार और देख लें। और यहाँ पे सबसे खराब क्या हुआ, इस एक्ट का सबसे खराब क्या चीज है, यहाँ पर हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स देखा। यहां पे हम सेपरेट इलेक्टोरेट देख रहे थे। अब ये जो टर्म है सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। अब किसी इलाके में अगर मान लीजिए मुस्लिम कोई खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, तो क्या होगा, वहां पे सिर्फ मुस्लिम वोट कर पाएंगे, वहां पे हिंदू लोग वोट नहीं कर पाएंगे। हिंदू मुस्लिम का जो आप आज कंडीशन देख रहे हैं, उसका मेन जड़ यही एक्ट है। यही कारण है जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में आज के डेट में हम देख पा रहे हैं कितने फ्रैक्शंस समय समय पे हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कम्युनलिज्म को काफी हमने लीगलाइज कर दिया इस एक्ट से। हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने किया, हम अपने ऊपर ये गलत इल्जाम नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर इसीलिए क्योंकि ये एक्ट लाया गया, कम्युनल एक्ट आया, तो यहाँ पर इसीलिए मॉर्ले मिंटो को फादर ऑफ क्या कहते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये चीज याद रखिएगा। 1909 की अगर बात होगी तो यहां पर आप सेपरेट इलेक्टोरेट को बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक्ट हमेशा पूछा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट और ये एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, ये अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी ना किसी एग्जाम में इसको आता हुआ देखेंगे, इसीलिए इसको आप जरूर से एक बार और देख लीजिएगा कि आपको याद हो जाए। यहाँ पर हमने मिशन सक्सेस 2020 का एक और चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए जल्दी से, और बेल बटन मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अक्सर बेल बटन दबाना भूल जाते हैं। बेल अगर आप दबाएंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ये आप जानते हैं। शेयर करिए जल्दी से अपने दोस्तों से, और कमेंट करिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है, और लाइक भी जरूर किया करिए, उससे बहुत बूस्ट मिलता है। So thank you friends, we'll meet you very soon with a new video.